हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो एनालिसिस चल रही है वो चल रही है सीटेट की परीक्षा की, जो कि आपकी ईवीएस की होगी। तो आज की क्लास में हम आपका 19 और इसी के साथ जो 20 जनवरी को पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का विद डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें पता चल सकेगा कि हमारी सीटेट की परीक्षा में किस किस तरह से क्वेश्चंस बने थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो कह रहा है कि एक परेड में कितनी कमांड होती हैं। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी में पढ़ रखा था, मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ था। डिटेल में आपको हम जब भी बात आती है तब भी हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से कवर करा देते हैं, ताकि आप लोगों को मल्टीपल टाइम रिवीजन होता रहे। तो बात आती है एक परेड में कमांड की, तो यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए थे, 32, 36, 39 और 21। तो अगर हम बात करते हैं अपने सही आंसर की, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या बना था, ये बना था 36 कमांड होती हैं। तो आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट था। और जिन लोगों ने भी 19 जनवरी का पेपर था, जिन लोगों ने दिया होगा, उन सभी को पता होगा कि क्वेश्चन जो आपके थे वो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठा करके वहाँ पर रखे गए थे पेपर में। जो लोग कहते हैं कि पेपर बाहर से पूछा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, एक आध क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीटेट आपको जो एनसीईआरटी में दिया गया है सिर्फ वही उठा के रख ले, है ना। तो वो आपको कुछ माइंड को भी चेक करना चाहता है, क्योंकि उसे भावी शिक्षक चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जितना रटा रटाया चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको पढ़ने को मिलेंगी। और जो लोग नहीं पढ़े होते हैं वो तो कहेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, या जिस हिसाब से वो लोग कहना चाहें उस हिसाब से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या पूछा था। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था। कह रहा था क्वेश्चन कि लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म किस राज्य से संबंधित है। विकल्प क्या दिए गए थे, उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो बात आती है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा रंग जिससे एक ऐसा त्रिभुज आकार जिसके अंदर से आपकी जो प्रकाश होता है उसको उस पर डाला जाता है, जिसके माध्यम से 7 किरणें वहाँ पर जो हैं वो प्रकाशित होती हैं। कितनी किरणें प्रकाशित होती हैं, 7। तो उसी को प्रिज्म कहा जाता है। बात आती है ये रहने वाली कहाँ की हैं, तो ये रहने वाली थी जम्मू कश्मीर की, जो कि बिल्कुल सही आंसर बना था ऑप्शन सी वाला। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर में आया था। क्वेश्चन कह रहा था कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सभी लोगों को पता है यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए थे, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 22 जून। सेम विकल्प भी आपके ऐसे ही रखे गए थे। तो सभी लोग आंसर करेंगे पहले कि जो आपका जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो जल दिवस है वो मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अब आप लोग बताइए, ये तो इतने इजी क्वेश्चन है, कहाँ से टफ लग रहा है, कहीं से भी नहीं है। देखिए, जो पढ़ेगा उसके लिए पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है, और जो पढ़ करके नहीं जाएगा उसके लिए ऑलरेडी पेपर टफ ही होने वाला है। और क्वेश्चन जो आपके पेडागोजी के आते हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड ही होते हैं। जितना आप अपना लॉजिकल थिंकिंग का वहाँ पर यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आपका पेपर जो है वो लगभग आसान ही होगा। अगर हम बात करते हैं 19 जनवरी के पेपर की, तो 19 जनवरी के पेपर में आपका जो संस्कृत वगैरह थी वो थोड़ा सा हार्ड दे रखी थी। इतनी भी हार्ड नहीं थी, थोड़ी सी हार्ड थी। इसी के साथ ओवरऑल जो आपका पेपर था वो बहुत ही ईजी था, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौधे का लंबा खोखला तना किस काम आता है। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर में पूछा गया था। विकल्प क्या दिए गए थे, पानी में तैरने के कार्य करता है या फिर पानी के अंदर रहने का कार्य करता है। और इसी के साथ आपके 2 ऑप्शन और दिए गए थे जो कि मुझे नहीं याद है, क्योंकि वो आपके आंसर नहीं थे। इसका जो सही आंसर था वो बना था पानी में तैरने के लिए। तो आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप पानी में कोई भी खोखली चीज़ डालते हैं तो वो ऊपर ही तैरती रहती है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप आंसर की तरफ पहुँच सकते थे। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य के घरों की दीवारें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं तथा घर जो होते हैं वो मोटी दीवारों के बने होते हैं, यह कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया हुआ था और ये क्वेश्चन आपका 19 जनवरी के पेपर में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर विकल्प क्या दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान,
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, बताएंगे कि ऐसे घर कहाँ पर बने होते हैं। तो ऐसे घर कहाँ बने होते हैं? ये बने होते हैं आपके राजस्थान के अंदर। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो बना था वो बी वाला बिल्कुल करेक्ट बना था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था। विकल्प आपके एज इट इज़ रखे गए थे जो कि मुझे याद थे। विकल्प यहाँ पर दिए गए थे हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर रेन गेज। तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जब वर्षा होती है तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है आपका रेन गेज। रेन गेज के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा वर्षा हुई है। तो यहाँ पर आंसर क्या बना था? डी वाला बिल्कुल करेक्ट बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि बोरा किसकी एक किस्म है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा था, यानी कि जो बोरा है वो किस फसल की एक किस्म है। ये क्वेश्चन आपका 19 जनवरी के पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन था। विकल्प क्या दिए गए थे वहाँ पर? गेहूँ, धान, सरसों और जौ। सेम एज इट इज़ विकल्प भी हैं आपके। तो बोरा जो है हम लोगों ने कई बार पढ़ रखा। असम के बारे में जब भी बात आती थी तो हम आपको एक एक टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर करा देते थे ताकि आपको रिवीजन होता चले। तो जब हम बात करते हैं बोरा की, तो बोरा क्या है? एक चिपचिपे चावल की किस्म है जो कि किस राज्य की है? तो ये है आपके असम राज्य के चावल की किस्म है। यानी कि ऑप्शन में आपका चावल नहीं दिया गया था, वहाँ पर धान दिया गया था, जो कि बिल्कुल सही आंसर था। यानी कि धान को कूट करके ही हमारा चावल निकाला जाता है। तो आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर में ही पूछा गया था। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। एक हरप्रीत नाम का टीचर था, उसने बच्चों से पौधों की पत्तियों लाने को कहा था और निम्नलिखित में से वह बच्चे के अंदर कौन सा निर्देश देगी पत्तियों को लाने के लिए। तो उसके अंदर क्या 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 कहा गया था? तो उसके अंदर बच्चों से ऐसा कहा गया था कि पेड़ से पत्तियों को तोड़ करके लाना है, या फिर जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं उनको उठा करके लाना है, या फिर पूरे पेड़ को खोद करके टीचर के सामने ला करके रखना है। तो अब आप लोग अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा। सेम ऐसे ही विकल्प रखे गए थे। अब आप लोग बताइए इसका आंसर सही क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बी वाला बन जाएगा। क्यों बनेगा बी? क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि हम पेड़ों से पत्तियों को तोड़ करके नहीं ला सकते, क्योंकि उन्हें नुकसान होगा, है ना। जब पत्तियाँ पेड़ से टूट जाएंगी तो हमें छाया नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर दे रखी थी, तो अपना लॉजिक लगाना था थोड़ा सा। तो आंसर यहाँ पर बी वाला जो था वो बिल्कुल सही था। यानी कि जब पत्तियाँ जो होती वो पेड़ से नीचे गिर जाएंगी तो हम उन्हें उठा करके ले आएंगे और टीचर के सामने प्रस्तुत कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर ना तो जल है, ना ही वर्षा है, ना ही कोई तालाब है, वहाँ पर पानी जो है वो आपका तेल के भाव से ज़्यादा महंगा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था। स्टेटमेंट में काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ पर दे रखा था, लेकिन मैंने शॉर्ट में आपको दे दिया है। वो आपसे इतना ही वहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन आपका बहुत घुमा फिरा करके रखा गया था, लेकिन हमने शॉर्ट कर दिया है, तो बस इतना ही क्वेश्चन वहाँ पर आपका पढ़ने लायक था। ये क्वेश्चन आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। विकल्प क्या दिए गए थे? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इसी के साथ आबू धाबी। तो आप सभी लोग आंसर करिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जल, वर्षा और कोई तालाब नहीं है, और वहाँ पर जो पानी है वो आपके तेल से भी ज़्यादा महंगा है, और जो तेल है वो बहुत ही सस्ता है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या था? ये था आपका आबू धाबी। देखिए, अगर हम बात करते हैं आबू धाबी के बारे में, तो आबू धाबी के अंदर हमें एक जो वहाँ का डेट पाम यानी कि जो आपका खजूर है उसको भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है इस बार तो आपका ये पूछा गया था पानी को लेकर के, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे वहाँ पे खजूर के बारे में पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा खजूर यानी कि जो डेट पाम है वो आपके कहाँ मिलेंगे? आबू धाबी में देखने को मिलेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया था।
विकल्प क्या दिए गए थे वहाँ पर? असम, उड़ीसा, झारखंड और मिजोरम। सेम आपके विकल्प भी रखे गए थे वहाँ पर। तो अब आप सभी लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात हो रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जितने थे ये सभी हमारे 2 लोग, ये तो सब साउथ की तरफ आने वाले हैं, है ना? तो ये सब तो वैसे भी नहीं होने वाले। थोड़ा सा अगर हम उधर जाते हैं यानी कि पूरब की तरफ, तो पूरब में हमें सिर्फ असम और इसी के साथ एक ऑप्शन आपका मिजोरम नहीं था, वहाँ पर कुछ और दे रखा था, शायद गुजरात था मुझे लगता है। तो वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते तो हम लोग अपना आंसर निकाल सकते थे, असम। तो आपका असम ही वहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बना था। यानी कि जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे वो सभी आपके पूरब की साइड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल सही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को चुनिए। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हुए हैं 20 जनवरी का पेपर जो था उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन। विकल्प क्या दिए गए थे? लद्दाख और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, इसी के साथ पंजाब और असम। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का समूह इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये सी वाला बन जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी जो है हमारे ये यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसी के साथ अगर बात आती है यूनियन टेरिटरी की, तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, स्टेट हमारे 28 हैं। तो आप लोग इनको याद रखिएगा क्योंकि इनसे आपका कई बार क्वेश्चन बना है। तो आप लोग इनको भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन कई बार सीटेट जो है वो अपनी परीक्षा में उठा करके दे रहा है। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से कनेक्ट रहेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर टीचर अपने मन से कोई भी चीज़ें आपको नहीं बताता है, ये सब आप लोगों के द्वारा ही बताई गई क्वेश्चंस हैं, कोई बाहर के नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं 19 जनवरी के पेपर की, तो इसका हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका पेपर मैंने खुद दिया था, जो कि देखने के लिए दिया था, यानी कि हमें भी पता चल सके कि किस किस तरह से आपके सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनालिसिस देख देख के डर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी भरी होती है। इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपके कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने अपने विचार रखते हैं। अब जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे उन्हें तो पेपर टफ लगेगा, और जो लोग पढ़ करके जाएंगे उन्हें पेपर कहीं से भी टफ लगने वाला नहीं है। तो देखिए अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें संस्कृत थोड़ा सा टफ लगी, क्योंकि उसके अंदर जो आपके स्टेटमेंट यानी कि जो आपका पैराग्राफ वगैरह उसके अंदर दिया गया था, वो आपके 2-3 शब्द एक में ही ऐड थे, यानी कि अगर आप उसको संधि विच्छेद करते तभी आप उसका आंसर निकाल पाते, वरना उसका आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल था। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें ऐसे दिए गए थे जो कि आप पता भी नहीं लगा सकते, वो पैराग्राफ के अंदर ही क्वेश्चन नहीं थे, बस आपको अपना लॉजिक निकालना है, लॉजिक लगा करके वहाँ पर आंसर को टिक करना था। तो इस तरह से आपकी संस्कृत पूछी गई थी। बाकी अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करते हैं तो वो आपका थोड़ा सा ठीक था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था बिल्कुल भी 19 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में धुले हुए गीले कपड़े सबसे तेजी से सूखेंगे। तो आपका वाष्पीकरण से कई बार क्वेश्चन बनना है, तो ये भी जो है आपका 20 जनवरी के पेपर में देखने को मिला है शायद। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कपड़े को धूप में बांध कर रखने से, कपड़े धूप में फैले रहने से, पंखे के साथ एक अंधेरे कपड़े में कपड़े फैला कर रखे हुए हों, या फिर एक अंधेरे कपड़े में कपड़ों की गठरी रखी रहने से। तो हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग कपड़े सुखाने के लिए धूप में जाते हैं, फैला देते हैं, इसी के साथ जो उसका सरफेस एरिया होता है सूख जाने के बाद वो कम हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये बी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बाजरे का कौन सा भाग कूटा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका 20 जनवरी के पेपर में आया है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं? भ्रूण, पुष्प, बीज और इसी के साथ जड़। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताएंगे कि बाजरे का कौन सा भाग है जिसको कूट करके बाजरा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये सी वाला बन जाएगा, यानी कि बीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है
निम्नलिखित में से किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? ये क्वेश्चन आपका 20 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया है। विकल्प क्या कह रहे हैं? जेसिका मीर, सुनीता विलियम्स, क्रिस्टीना, इनमें से सभी। सभी लोग आंसर करिए। इस क्वेश्चन के लिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बी वाला बन जाएगा, यानी कि जो आपकी सुनीता विलियम्स थी ये अंतरिक्ष के अंदर सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से घटपर्णी के पौधे की क्या विशेषता नहीं है? हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घटपर्णी के पौधे की क्या विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 20 जनवरी के पेपर के अंदर पूछा गया है। विकल्प देखिए क्या कह रहे हैं। यह पौधा मिट्टी से अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसा कर नहीं खाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह पौधा एक मनमोहक खुशबू निकालता है। अगला कह रहा है कि यह पौधा मेघालय की खासी पहाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह पौधा भारत में मेघालय राज्य के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। मैंने आपको घटपर्णी पौधे के बारे में कई बार बताया है। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं कि मिट्टी से अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसा कर नहीं खाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कीड़े मकोड़ों को फंसा करके खाता है, तभी उसके नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है और हमसे यही वाला पूछा था। बाकी के स्टेटमेंट मनमोहक खुशबू निकालता है ये भी सही है, मेघालय की खासी पहाड़ी में पाया जाता है ये भी सही है। बाकी आपका भारत में मेघालय राज्य के साथ साथ ही आपका ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ इंडोनेशिया में भी ये देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं घटपर्णी पौधे का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम नेपेंथीज है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछता है आपसे घटपर्णी के बारे में तो इसका नाम जो और है वो क्या है, वो है नेपेंथीज। तो इतना याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि आगे भी इससे क्वेश्चन आपका बना करके दे दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है? ये क्वेश्चन आपका 20 जनवरी के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। विकल्प क्या दिए गए हैं? लेह लद्दाख, हरियाणा, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर बनेगा ए वाला, लेह लद्दाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन जानवरों का समूह सर्वाहारी समूह को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन आपका 20 जनवरी के पेपर में आया हुआ है। विकल्प क्या दिए गए हैं? कुत्ता, खरगोश, बाघ, आदमी, खरगोश, कुत्ता, आदमी, बिल्ली और कुत्ता, शेर, आदमी और बाघ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसी के साथ सभी लोग क्लास को शेयर कर दिया करिए ताकि और भी साथी जो हैं वो आपके साथ जुड़ सकें। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा आदमी, बिल्ली और कुत्ता, जो कि सी वाले में बिल्कुल दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। बावड़ी का अर्थ क्या होता है? कुआं, तालाब, ट्यूबवेल या फिर सीढ़ीदार कुआं। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताएंगे कि बावड़ी का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा जा चुका है और चांसेस है कि आगे भी आपसे बावड़ी के बारे में पूछ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा सीढ़ीदार कुआं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? विकल्प दिए गए हैं द्विभाषी, मातृभाषा प्रकृति, बहुभाषी प्रकृति, इसी के साथ एकीकृत प्रकृति। सभी लोग आंसर करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो कि आपका 19 जनवरी के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, पेडागोजी के अंदर आप सभी लोग ईवीएस की थीम से उसके अंदर क्वेश्चन आया था,
जो कि आपका पेडागोजी पे आधारित था, थीम का क्वेश्चन। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति से और आया था, यानी कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है वो किन किन विषयों का समावेशन है। तो हम सभी लोगों को पता है कि हमारे पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी है, जो कि एकीकृत प्रकृति है। अब वो किस लिए है ये भी हमें पता होना चाहिए, तो वही घुमा करके पूछा गया था, जो कि ऑप्शन में आपका विज्ञान दे रखा था, सामाजिक विज्ञान दे रखा था, इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन भी वहाँ पर दिया हुआ था। तो आंसर हमारा वहाँ पर तीनों सब्जेक्ट ही जो थे वो बिल्कुल एक ऑप्शन में आपका लाइन से दिए गए थे, तो वो आंसर बिल्कुल वहाँ पर सही बना था। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप सभी लोग पेडागोजी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसमें पॉजिटिव निगेटिव को लेकर के आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आपको दोनों के दोनों सही लगेंगे, लेकिन उनमें से भी जो सबसे सही होगा हमें वो आंसर देखना पड़ता है। दो तो आपके बिल्कुल निगेटिव रहेंगे, इसी के साथ जो दो होंगे वो दिखने में आपको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन उसके अंदर से एक निगेटिव भी होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा जिनका भी आगे पेपर है। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको परीक्षा में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा सीडीपी के बारे में, तो सीडीपी के क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को कराए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीडीपी आपकी बहुत ही ईजी आ रही है। कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इसी के साथ आपके जो अधिगम से प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसी के साथ एनईपी और एनसीएफ 2005 से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जो क्लास है वो आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, इसीलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके तभी जाएंगे। इसी के साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग मेरे से जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।